आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करते हुए मैं लेखराम सिंह आप सभी का अभिज्ञान ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम वर्ष 2018 में आयोजित राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में भूगोल विषय के संबंध में जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभिज्ञान ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल पर क्लिक करके आप आज की क्लास की पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, राजस्थान में कंपटीशन की शुरुआत 1982 से हुई थी। 1982 से लेकर आज 2020 तक 38 साल पुराने हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के इतिहास को अगर हम समझें तो ये काफ़ी परिवर्तनशील रहा है। साथियों, सर्वप्रथम सन 1982 में आरएएस आईटीएस की परीक्षा आयोजित हुई थी। उसके बाद पुलिस सब इंस्पेक्टर और उसके बाद धीरे धीरे लगभग सभी रिक्तियों को भरने के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाने लगी। शुरुआती तौर पर सामान्य से सवाल पूछे जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे हमारा कंपटीशन मैच्योर होता गया, वैसे वैसे पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति में काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। 2018 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आए हुए सवालों में हम उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, उस प्रकृति को समझते हुए एक विस्तृत चर्चा अभी करेंगे। दोस्तों, 2018 में राजस्थान पुलिस की परीक्षा का प्रश्न पत्र हल करवाने से पहले मैं एक छोटी सी चर्चा और आप लोगों से करना चाहता हूं। हमारे राजस्थान के कंपटीशन की प्रकृति की एक विशेषता और रही है। यहां जितना एग्जाम को छोटा माना जाता है, वहां उतने ही जटिल प्रकृति के सवाल पूछे जाते हैं। साथियों, वैसे तो कोई सवाल जटिल नहीं होता अगर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से अगर क्लियर है तो, परंतु जटिलताएं जब सामने आती हैं तब हम उसकी नेचर को नहीं समझ पाते, उस सवाल की प्रकृति को नहीं समझ पाते। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कांस्टेबल परीक्षा 2018 में आए हुए भूगोल विषय के सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। लाठी सीरीज का संबंध है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। भूमिगत जल पट्टी, वन संरक्षण कार्यक्रम, सेवण घास पट्टी, उपयुक्त सभी। साथियों, जैसा कि आपको पता है, पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र के जैसलमेर जिले में सीमावर्ती क्षेत्र पर सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं, जो कि भूगर्भिक जल पट्टी के रूप में प्रसिद्ध है। भूगर्भिक जल पट्टी, अंडरग्राउंड वाटर बेल्ट, यानी कि नीचे पानी के चक्कर में ऊपर की मिट्टी नम और उस नम मिट्टी में सेवण घास उग जाती है और यह क्षेत्र लाठी सीरीज कहलाता है। ऑप्शन के आधार पर अगर देखें, उपयुक्त सभी, तो ये तीनों तो है नहीं, क्योंकि वन संरक्षण का इससे कोई लेना देना नहीं है। भूगर्भिक जल पट्टी के कारण ही सेवण घास उगती है, तो इसलिए मूल कारण हुआ भूगर्भिक जल पट्टी। तो लाठी सीरीज क्षेत्र का संबंध भूमिगत जल पट्टी से है। अगर डी ऑप्शन ये होता, ए और सी दोनों, तो हो सकता है इसका जवाब वो सही होता, परंतु मूल कारण भूगर्भिक जल पट्टी है, इसलिए इसका सही जवाब आएगा अंडरग्राउंड वाटर बेल्ट, भूगर्भिक जल पट्टी। इसके बाद अगर ये नहीं होता तो सेवण घास आ सकता था, परंतु उपयुक्त सभी इसका जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि वन संरक्षण का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक नेचुरल, एक प्राकृतिक क्षेत्र है जहां सेवण घास पाई जाती है। इस सवाल के बाद आगे चलें। सवाल नंबर 2, अरावली पर्वतमाला के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। 4 तथ्य दिए हुए, तो इन चारों तथ्यों में से अगर बात करें, यह विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बिल्कुल सही बात है। अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में, अगर कम से कम भी इसकी आयु लगाएं तो लगभग 65 करोड़ साल
वर्ष पुरानी है अरावली पर्वतमाला, जो कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। साथियों, गलत तथ्य पहचानना है, इसका मतलब ये तो सही है, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, गलत तथ्य है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 किलोमीटर की लंबाई राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला का फैलाव गुजरात के पालनपुर से लेकर और राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली तक है, यानी कि ये भारत के 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है, और इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई राजस्थान में है। तो कुल लंबाई 692 है, जबकि यहाँ ऑप्शन में 820 दे रखा है, जो कि गलत है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है, बिल्कुल राइट है। मैंने अभी आपको बताया था कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और यूटी दिल्ली, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में इसका फैलाव है, जिसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान में 550 किलोमीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है 1722 मीटर, राइट है। तो गलत कथन एक ही है, इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर गलत तथ्य है, क्योंकि इसका सही उत्तर है 692 किलोमीटर। साथियों, शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा कंपटीशन 38 साल पुराना है और वर्तमान में ये मैच्योर हो चुका है, और आपको ये भी कहा था कि शुरुआत में आसान से सवाल पूछे जाते थे, जबकि वर्तमान में सवाल जटिल पूछे जा रहे हैं। उसका एक झलक आपको यहां देखने को मिल रही है। आज से 15 से 20 साल पहले की अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के विषय में बात करें तो जनरल से सवाल देखने को मिलते थे। अरावली की कुल लंबाई है, अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में विस्तार है, अरावली पर्वतमाला निम्न में से किस राज्य में फैली हुई नहीं है, और 2018 में आए हुए सवाल को देखिए आप, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सवाल एक है, परंतु इस सवाल को वही विद्यार्थी हल कर सकता है जो इन चारों ऑप्शन को जानता है। इसका मतलब विद्यार्थी के लिए इन सवालों की संख्या हो गई 4, जबकि परीक्षा में ये एक ही प्रश्न है, यानी एक प्रश्न में 4 प्रश्न का डोज एक सामान्य विद्यार्थी से बूते के बाहर है। यह है कंपटीशन की मैच्योरिटी, यह है प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले सवालों की प्रकृति में बदलाव की, और ये हाल में पूछे जाने वाले सवाल हैं। इसलिए इस समय हमें अध्ययन, व्याख्या और उसके प्रति हमारी रणनीति की विशेष आवश्यकता है। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। देख लो, उसी प्रकृति का सवाल है। पहले जनरल से सवाल पूछे जाते थे, राजस्थान के कितने जिलों को मरुस्थलीय घोषित किया गया है, आपका जवाब होता था 12। थार के मरुस्थल का विस्तार कितने देशों में है, आप जवाब देते थे 2, भारत पाकिस्तान। सामान्य सवाल। अब सवाल एक पूछा जा रहा है और उसकी विशेषताएं नीचे दे रखी हैं 4। अब इन चारों की नॉलेज जिसको है सवाल को हल करेगा, यानी कि वही प्रकृति। इसी को कहते हैं मैच्योरिटी। तो हमारा कंपटीशन काफी मैच्योर हो चुका है, और इस मैच्योरिटी को तोड़ने के लिए अगर देसी भाषा में समझें कि एग्जामिनर यानी कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित करने वाली संस्थाएं हैं, उनके पेपर सेट करने वाले जो विद्वान हैं, उन्होंने तो अपनी औकात हमें बता दी है कि हम तो आपकी लाखों की भीड़ में से ऐसे छटनी करेंगे। अब आप लोग हमसे कैसे बचोगे, वो अब आपको बताना है। तो यहाँ इस मंच की जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं, और आप लोगों की भी जिम्मेदारियां बहुत कुछ बढ़ जाती है। उसी प्रकृति का सवाल है। 4 ऑप्शन, चारों जिससे आएंगे वही इसको हल कर सकता है। निम्नलिखित से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल संबंधित नहीं है। यहां शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, एकदम राइट है। ड्राई,
सूखा, यानी कि यहां वनस्पति कम है, नमी की कमी है, इसलिए शुष्क है। एक बड़े क्षेत्र में नमी की बहुत ज्यादा कमी है, बरसात भी कम होती है। 25 सेमी समवर्षा रेखा हमारे मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, जिसके पश्चिम में यानी कि 25 सेमी समवर्षा रेखा से पश्चिम में यानी कम वर्षा वाले क्षेत्र में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर जिले आ जाते हैं जो अत्यंत शुष्क हैं। और इसके पूर्व में 25 सेमी समवर्षा रेखा और 50 सेमी समवर्षा रेखा के मध्य का क्षेत्र अर्धशुष्क क्षेत्र है। एकदम राइट है। मरुस्थल का एक पार्ट शुष्क है और दूसरा पार्ट अर्धशुष्क है। कथन एकदम राइट है। यहां रेतीली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल। बालू पाई जाती है, बालू मिट्टी। यहां सदाबहार वन पाए जाते हैं, नहीं, संभव नहीं है। सदाबहार वन औसतन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक, औसत वार्षिक तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से अधिक, औसत वार्षिक आर्द्रता 70% से अधिक रहती है। जबकि ये सारी विशेषताएं हमारे मरुस्थल में नहीं पाई जाती। तो सदाबहार वन नहीं, हमारे यहाँ तो मरूदभिद वनस्पति या शुष्क वन पाए जाते हैं, मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। ये गलत है। यहाँ बालू के स्तूप, शाइन ड्यून्स, बालू का स्तूप पाए जाते हैं। भाई जहाँ बालू है वहाँ बालू के टीले, स्तूप यानी कि टीले पाए जाएंगे। तो यहाँ कथन जो गलत है वो है सी, यहाँ सदाबहार वन नहीं पाए जाते। ये 4 कथन थे साथियों। आगे अगर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? साथियों, मालवा के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है और हमारा जो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है यानी कि हाड़ौती का पठारी क्षेत्र है, यह मालवा के पठार का ही पश्चिमी भाग है। तो ऑप्शन में देखिए आप, मैदान का कोई लेना देना नहीं, पठार का पूछा जा रहा है। चंबल का मैदान चंबल ने बनाया है, मालवा के पठार का लेना देना नहीं। लूनी का मैदान लूनी के द्वारा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है, मैदान का इस पठार से लेना देना नहीं है। बौराट का पठार हमारे अरावली का पार्ट है जो कि मेवाड़ का पठार भी कहलाता है और कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के मध्य में स्थित है। इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा जो हाड़ौती का पठार है यानी दक्षिण पूर्वी पठारी जो क्षेत्र है वही मालवा के पठार का पश्चिमी भाग है। यह क्वेश्चन नंबर 4 था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? साथियों, अगर हम हमारे विषय की तुलना अन्य विषय यानी सब्जेक्ट से करें तो सभी सब्जेक्टों का आपस में कुछ ना कुछ सह संबंध होता है। अब खेजड़ली कांड हिस्ट्री में भी आता है। अब ये वनों से रिलेटेड है इसलिए ज्योग्राफी में अध्ययन हो रहा है, भूगोल में अध्ययन हो रहा है। कौन से संभाग में कौन से जिले आते हैं हम भूगोल में अध्ययन करते हैं, जबकि प्रशासनिक व्यवस्था हमारी राजनीति विज्ञान का पार्ट है। उद्योगों का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में भी करते हैं और आर्थिक भूगोल में भी करते हैं। तो इस प्रश्न को मैंने भूगोल में वन संरक्षण यानी कि देखिए सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? जल संरक्षण के लिए नहीं हुआ था, नदी संरक्षण के लिए नहीं हुआ था, मृदा संरक्षण के लिए नहीं हुआ था, वनों के लिए हुआ था। सन 1730 में जोधपुर रियासत के जो शासक थे वो थे अभय सिंह। अभय सिंह के शासनकाल में जोधपुर रियासत के खेजड़ली गांव में सैनिकों द्वारा खेजड़ी के वृक्षों को काटने के लिए जो कार्यक्रम यानी कि जो खेजड़ी के वृक्षों को काटने के लिए गए थे उन्हें रोकने के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया था, जिसमें बिश्नोई संप्रदाय के 363 लोग शहीद हुए थे।
जिनकी स्मृति में आज भी भाद्र कृष्ण पक्ष 10वीं को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव में बढ़ता है। और ये हमारे राजस्थान की एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक घटना है। ये वन संरक्षण यानी खेजड़ी के वृक्ष को लिए बचाने के लिए की गई थी, इसलिए इसका सही जवाब है वन संरक्षण के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। शीत ऋतु में पश्चिम राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण है। 4 कारण दिए हुए हैं। सामान्यतया आगे चलते हैं, शीत ऋतु में पश्चिम राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण है। साथियों, जलवायु का अध्ययन करते समय अगर हम हमारे राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली शीतलहर के विषय में अगर बात करें तो साइबेरियाई ठंडी हवाओं एवं हिमालयी हिमपात के कारण राजस्थान में शीतलहर चलती है, जिसे लोकल लैंग्वेज में हम जाड़ा बोलते हैं। साथियों, उस शीतलहर के कारण पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र की जो रेतीली मिट्टी है, जो बालू मिट्टी है, वो अत्यंत ठंडी हो जाती है। और अगर हम इन 4 कारणों के विषय में बात करें तो शीत ऋतु में पश्चिम राजस्थान अधिक ठंड का कारण वर्षा तो नहीं हो सकती, बर्फबारी होती नहीं है, वन क्षेत्र अधिक होता तो नमी अधिक होती, ठंड नहीं होती, यह भी कारण नहीं है। इन 4 कारणों में से अगर कोई सटीक कारण है तो वह है रेतीला धरातल का होना, यानी पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र के अधिकांश भाग पर रेत का फैलाव है, बालू मिट्टी फैली हुई है, इसलिए उत्तर आएगा रेतीला धरातल का होना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, कौन सा कार्य वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण के लिए बाधक है? राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करना, यह तो बहुत बढ़िया बात है, संरक्षण मिलता है। अभ्यारण्यों की स्थापना, यह भी संरक्षण का ही कार्य है। वन रोपण करना, बहुत अच्छी बात है, जितने ज्यादा वन उतनी ज्यादा जैव विविधता। वनों को अगर हम काटते हैं, वनोन्मूलन, तो वो इसके कार्य विपरीत हो गया साहब। तो वो संरक्षण में बाधक अगर कोई होगा तो वनों की कटाई है, वनोन्मूलन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? सामान्य सा क्वेश्चन है, परंपरागत सवाल है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन। साथियों, हमारे जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान की परीक्षा में कई परंपरागत सवाल आते हैं जो अधिकांश परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं, जैसे मावट, बनी ठनी। ऐसे ही ट्रेडिशनल सवाल जो सामान्य विद्यार्थी को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए एग्जामिनर देता है, वैसा ही सवाल है। सब लोग जानते हैं राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा गौडावन, ये तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। साइबेरियन सारस का संबंध केवलादेव नेशनल पार्क से है, जो कि सर्दियों में हमारे यहाँ आता है, पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र है। कुर्जा हमारा प्रवासी पक्षी है जो हिमालय के उत्तरी भाग से आता है। और कुर्जा की जो शरण स्थली है वो ताल छापर चूरू है। और जोधपुर जिले की फलौदी तहसील के खींचन गांव को कुर्जा पक्षी की प्रजनन स्थली कहा जाता है। यह क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से पश्चिम राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया है? कौन सा राजस्थान? पश्चिमी राजस्थान के लिए। आगे अगर बात करें, चारों ऑप्शन को देखो, गुड़गांव नहर का संबंध पश्चिमी राजस्थान से नहीं है, यह तो भरतपुर यानी कि पूर्वी राजस्थान से है। सोम कमला अंबा दक्षिणी राजस्थान से है, जिला डूंगरपुर।
चंबल नहर का संबंध चंबल नदी घाटी क्षेत्र जो प्रवाह दक्षिण पूर्व से है, नहीं हो सकता है। पश्चिमी राजस्थान IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे हम मरु गंगा कहते हैं, जो विश्व की सबसे लंबी कृत्रिम सिंचाई नहर परियोजना है। सही उत्तर आएगा IGNP। सामान्य क्वेश्चन। आगे अगर बात करें, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे ऊंचा है? कॉमन सेंस का सामान्य क्वेश्चन है। साथियों, अगर हम बात करें राजस्थान के फिजिकल पार्ट, भौतिक विभागों की, तो राजस्थान के 4 भौतिक विभाग: पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश यानी थार का मरुस्थल, मध्य पर्वतीय प्रदेश यानी अरावली पर्वतमाला, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र यानी हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदान गंगा यमुना का मैदान, जिसका निर्माण नदियों की नवीनतम मिट्टी द्वारा किया गया है। अब जैसा कि आप जानते हैं, हम एक सामान्य सोच के साथ ही ये पता लगा सकते हैं कि सबसे ऊंचा कौन होगा? अरावली। उससे जस्ट अगर बात करें तो अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर, जबकि थार के मरुस्थल की औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है समुद्र तल से। यही लगभग पूर्वी मैदान की है। हाड़ौती के पठार की लगाएं तो हम 400 से 500 मीटर है औसत ऊंचाई। तो सही उत्तर आएगा अरावली पर्वतमाला। दिसंबर 2017 तक राजस्थान राज्य में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? साथियों, ये फैक्चुअल सवाल है, यानी इसमें डायरेक्ट फैक्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं है। 2 प्रकृति होती हैं सवाल की, एक तो फैक्ट डायरेक्ट, एक कॉन्सेप्ट जिसमें हमें सोचना पड़ता है, जिसमें हमें मनन करना पड़ता है और सोचने के बाद उसका निष्कर्ष निकलता है। डायरेक्ट फैक्ट है। अगर हम बात करें दिसंबर 2017 की, तो हमारे राजस्थान की विद्युत उत्पादन क्षमता थी 19,536.77 मेगावाट, जो वर्तमान में 21,814.64 मेगावाट हो चुकी है दिसंबर 2019 तक। नवीनतम आर्थिक समीक्षा का अगर हम अध्ययन करेंगे तो आज की तारीख में हमारे राजस्थान में दिसंबर 2019 के अनुसार जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वह है 21,814.64 मेगावाट। ये फैक्चुअल सवाल था। आगे अगर बात करें, भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर इन 4 के विषय में बात करें तो कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,597, नंदा देवी की है 7817 मीटर, जबकि केटू की है 8611 मीटर, और लास्ट अगर हम बात करें कामेत की तो 7156 मीटर इसकी ऊंचाई है। 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। साथियों, हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, 8,848, और ऑप्शन में कभी कभी 50 भी आता है, परंतु 8,848 जो सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट। अगर उसके बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी तो गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 8611, परंतु इसका विस्तार POK में है और सवाल में पूछा गया है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट ऑप्शन में है ही नहीं, K2 का संबंध इस सवाल से ही नहीं रहा क्योंकि ये POK में स्थित है। अब बचते हैं 3 में अगर देखें तो देखो दूसरा सर्वोच्च शिखर पूछा है, दूसरा, तो इन तीनों में से इसमें से कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेत में सबसे ऊंची कंचनजंगा सिक्किम है। ये इस प्रश्न का जवाब नहीं होगा क्योंकि दूसरा सर्वोच्च शिखर पूछा है, उत्तर आएगा नंदा देवी उत्तराखंड 7817, कंचनजंगा 8597, नंदा देवी 7817 सेकेंड नंबर, और इस सवाल में 3rd नंबर कामेत का है और
सी ऑप्शन यानी K2 का संबंध इस सवाल से इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये पीओके में है और यहां पूछा गया जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है यानी भारत में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सामान्यतया निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है? यह भी ट्रेडिशनल सवाल है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो कि उत्तरी गोलार्ध में अंध महासागर के उत्तरी भाग में, आर्कटिक महासागर के पश्चिम में और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। ग्रीनलैंड द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। अगर हम इनमें तुलना करें तो सेकंड नंबर इन चारों में से मेडागास्कर का आ सकता है और पपुआ न्यू गिनी जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में स्थित है और बोर्नियो अगर हम बात करें दक्षिण चीन सागर के पूर्व में स्थित है बोर्नियो। तो सबसे बड़ा इन चारों में ग्रीनलैंड, फिर मेडागास्कर, फिर पपुआ न्यू गिनी, फिर बोर्नियो आता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 मार्च 2017 ये भी फैक्ट का सवाल है और ऐसे जो फैक्चुअल सवाल हैं वो सीधे के सीधे आर्थिक समीक्षा का जो हमारा सर्वेक्षण आता है उससे ही उठाए गए हैं। राजस्थान राज्य में सड़कों की कुल लंबाई अगर 31 मार्च 2017 के अनुसार बात करें तो इसका जवाब ये था यानी कि 2,26,853.86 किलोमीटर। अगर आज की स्थिति में अगर देखें साथियों तो 26, 42, 44.05 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं मार्च 2019 आर्थिक समीक्षा के अनुसार। यहां 31 मार्च 2017 पूछा है, मैंने 31 मार्च 2019 का डेटा बताया आपको। तो अगर ये सवाल अगर अभी होने वाली परीक्षा में पूछ लिया जाए तो जवाब आएगा 2,64,244.05 किलोमीटर, जबकि 31 मार्च 2017 के अनुसार 2,26,853.86 किलोमीटर। साथियों आगे अगर बढ़े हम सवाल पर तो 15वां सवाल आता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वही सवाल यानी कि परीक्षा में सवाल 1 और विद्यार्थी के लिए सवाल 4। अब जो स्टूडेंट इन चारों ऑप्शन के विषय में जानता है, जानकारी रखता है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये चारों सवाल हो गए। देखो अब नहर का निर्माण सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया गया है, कथन तो सही है, सिंचाई होती है। नहर का निर्माण पीने के लिए उपयोग में लाने के पानी उपलब्ध कराने के लिए किया गया है, पेयजल भी उपलब्ध होता है, सिंचाई भी होती है, पेयजल भी उपलब्ध हो रहा है। नहर का निर्माण संबंधित क्षेत्र को सूखे से बचाने के लिए किया गया है, राइट, सूखा पड़ती है। नहर के पानी का प्रयोग औद्योगिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा, गलत। अगर उस क्षेत्र में उद्योग हैं तो उनके लिए पानी कहां से आएगा? आईजीएनपी से ही उपलब्ध होगा, इसलिए यह कथन गलत है। बाकी के 3 कथन सही थे। साथियों इसके अलावा अगले सवालों को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।